हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेसो स्कूल। हमने पिछले लेक्चर में चैप्टर 2 फेडरलिज्म को पढ़ना शुरू किया था। हमने ये समझा था कि फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है और क्यों फेडरलिज्म जरूरी है। आज हम इसके आगे बढ़ेंगे और ये समझेंगे कि यूनिटरी और फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बीच में क्या डिफरेंस है। हमारे आज के लेक्चर का नाम है यूनिटरी वर्सेस फेडरल गवर्नमेंट। तो बिना किसी देरी के देखते हैं इस लेक्चर के टॉपिक्स। हमारा सबसे पहला टॉपिक होगा बेल्जियम एंड श्रीलंका रिकैप। इस टॉपिक में हम बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में दोबारा से एक बार रिवाइज करेंगे और ये समझेंगे कि इन दोनों ही देशों में कौन से फॉर्म की गवर्नमेंट थी। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक होगा यूनिटरी वर्सेस फेडरल गवर्नमेंट। यहाँ पर हम यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के साथ कंपेयर करेंगे और ये समझेंगे कि इन दोनों ही गवर्नमेंट में किस तरीके के डिफरेंसेस हैं। तो शुरू करते हैं सबसे पहले टॉपिक के साथ, जिसका नाम है बेल्जियम एंड श्रीलंका रिकैप। ये रिकैप आपके चैप्टर में टॉपिक व्हाट इज फेडरलिज्म में यहां से लेकर यहां तक दिया गया है। तो शुरू करते हैं। हमने पिछले चैप्टर में ये पढ़ा था कि बेल्जियम और श्रीलंका में काफी ज्यादा एथनिक डाइवर्सिटीज थी, जिसके वजह से दोनों ही देशों में काफी ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स और टेंशंस आ रहे थे। जिसके बाद बेल्जियम में 4 बारी कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया और उस अमेंडमेंट के बाद अकोमोडेट किया गया उनके देश की सभी डाइवर्सिटीज को। वहीं पर दूसरी तरफ श्रीलंका में ऐसा नहीं हुआ। वहां पर गवर्नमेंट ने मेजॉरिटेरियन मेजर्स लिए, जिसके वजह से वहां के कॉन्फ्लिक्ट्स और ज्यादा बढ़ गए और श्रीलंका में सिविल वॉर हो गई। अब हम इस बात को याद रखेंगे और देखेंगे हमारा सबसे पहला पॉइंट। बेल्जियम शिफ्टेड फ्रॉम अ यूनिटरी टू अ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। मतलब कि बेल्जियम ने शिफ्ट किया, बेल्जियम ने एक तरीके से अपने आप को ट्रांसफर कर लिया एक फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। पहले बेल्जियम में एक यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी। यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब है कि पहले बेल्जियम में एक सिंगल गवर्नमेंट थी। वहां पे एक सिंगल अथॉरिटी थी, सिंगल गवर्नमेंट थी जो कि सेंट्रल थी, जो कि नेशनल लेवल पर थी, और उसी गवर्नमेंट के पास सारी की सारी इंपॉर्टेंट पावर्स और अथॉरिटीज थी। यहाँ पे पावर को बिल्कुल भी शेयर नहीं किया गया था। बेल्जियम में हालांकि काफी ज्यादा रीजनल डिफरेंसेस थे, जिसके वजह से वहां पे रीजनल गवर्नमेंट्स को बनाया गया था। तो इस वक्त भी बेल्जियम में रीजनल गवर्नमेंट्स थी, लेकिन उन सभी रीजनल गवर्नमेंट्स के पास किसी भी प्रकार की पावर नहीं थी। मतलब उनके पास कोई इंडिपेंडेंट सेपरेट पावर्स नहीं थी कि वो अपने हिसाब से उनको एक्सरसाइज कर सके या एंजॉय कर सके। इन रीजनल गवर्नमेंट्स के पास जो भी पावर्स थी वो डिपेंडेंट थी, वो निर्भर थी सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर। और ऐसा इसीलिए क्योंकि यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट से पावर्स मिल रही थी रीजनल गवर्नमेंट्स को, जिसके वजह से बेल्जियम में एक यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी। लेकिन बाद में अमेंडमेंट्स आए, जिसके बाद इस यूनिटरी फॉर्म को बदला गया और बेल्जियम में एक फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को फॉर्म किया गया, जहां पर पावर को शेयर किया गया, बांटा गया अलग अलग लेवल्स के बीच में। अब देखते हैं ऐसा कैसे हुआ। In 1993, the regional governments were given constitutional powers that were no longer dependent on the central government. मतलब 1993 में जब बेल्जियम के कॉन्स्टिट्यूशन को बदला गया, जब उसमें अमेंडमेंट लाया गया, तो उस दौरान काफी ज्यादा सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर्स जो थी वो स्टेट गवर्नमेंट्स को, रीजनल गवर्नमेंट्स को दे दी गई। साथ ही साथ अब जो भी वहां के रीजनल गवर्नमेंट्स थी उनको कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स दे दी गई। कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स का मतलब है कि अब कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू पावर दी जा रही थी रीजनल गवर्नमेंट्स को। यूनिटरी गवर्नमेंट में क्या था, पहले क्या था, जो भी पावर्स रीजनल गवर्नमेंट्स के पास थी वो उन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू मिल रही थी, जिसके वजह से वो निर्भर थे, डिपेंडेंट थे सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर। लेकिन अब उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू पावर्स दी जा रही थी। कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा जा रहा था, डिफाइन किया जा रहा था कि कौन सी पावर्स रीजनल गवर्नमेंट्स के पास होगी, जिसके वजह से अब ये रीजनल गवर्नमेंट्स डिपेंडेंट नहीं थी, निर्भर नहीं थी सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर। और इन्हीं अमेंडमेंट्स के थ्रू बेल्जियम में फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को फॉर्म किया गया और पावर्स को डिफरेंट लेवल में, मतलब सेंट्रल लेवल पर और रीजनल लेवल पर शेयर किया गया, बांटा गया, और इसी तरीके से बेल्जियम बन गया एक फेडरल गवर्नमेंट। लेकिन श्रीलंका में ऐसा नहीं हुआ। श्रीलंका का केस काफी डिफरेंट था। श्रीलंका continues to be for all practical purposes a unitary system। मतलब श्रीलंका में आज भी प्रैक्टिकल पर्पसेस में यूनिटरी फॉर्म ऑफ सिस्टम और यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ही है। श्रीलंका तब भी एक यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था
जब वहां की एक सिंगल सरकार ने काफी ज्यादा मेजॉरिटेरियन मेजर्स को लिया, वहां पे पावर को शेयर नहीं किया किसी भी लेवल के साथ या किसी भी ग्रुप के साथ। और आज भी श्रीलंका में यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ही है, क्योंकि आज भी एक ही सरकार है, एक ही गवर्नमेंट है जिनके पास सुप्रीम पावर है और उस पावर को शेयर नहीं किया गया है। वो पावर सारी की सारी सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। अब यहाँ पर लिखा गया है फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस। प्रैक्टिकल पर्पसेस का मतलब ये है कि श्रीलंका में भी कोशिश हुई थी बीच में। श्रीलंका में भी एक दो अमेंडमेंट्स ऐसे हुए थे जिसके थ्रू फेडरलिज्म आ सकता था, जिसके थ्रू पावर को थोड़ा सा ही सही लेकिन शेयर किया जा सकता था, लेकिन उनको सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, फॉलो नहीं किया गया, जिसके वजह से श्रीलंका आज भी एक यूनिटरी फॉर्म को ही फॉलो करता है। तमिल लीडर्स वांट अ फेडरल सिस्टम, मतलब तमिल के जो लीडर्स हैं, वहां पे जो तमिल भाषा बोलने वाले लीडर्स हैं, वो आज भी डिमांड करते हैं, वो आज भी चाहते हैं कि उनके देश में श्रीलंका में एक फेडरल सिस्टम आए, जिसकी मदद से पावर को शेयर किया जाए अलग अलग लेवल्स में, जिससे उनको भी पावर मिले, अथॉरिटी मिले, ऑटोनॉमी मिले उनके रीजन में। लेकिन अभी तक ऐसा वहां पर नहीं हुआ है। तो बेल्जियम है एक फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और वहीं पे श्रीलंका है यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब हमें ये तो समझ में आ गया कि बेल्जियम फेडरल है और श्रीलंका यूनिटरी। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है ये हम समझेंगे अगले टॉपिक में। फिलहाल हमारा ये टॉपिक यहीं पर खत्म होता है, जिसका नाम था बेल्जियम एंड श्रीलंका रिकैप। अब आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है यूनिटरी वर्सेस फेडरल गवर्नमेंट। ये टॉपिक आपके चैप्टर में इस पैराग्राफ में दिया गया है। मैंने इस पैराग्राफ को अच्छे से पढ़कर एक टेबल बनाया है कंपैरिजन का, जिसकी मदद से आप यूनिटरी और फेडरल गवर्नमेंट के बीच के डिफरेंसेस को आसानी से समझ पाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस टेबल को देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने दो कॉलम्स बनाए हैं। सबसे पहला कॉलम है यूनिटरी गवर्नमेंट का और दूसरा कॉलम है फेडरल गवर्नमेंट का। तो देख लेते हैं हमारा सबसे पहला कंपैरिजन का पॉइंट। There is only one level of government at the central level। मतलब जो यूनिटरी गवर्नमेंट होती है, जो यूनिटरी सिस्टम होता है, वहां पर सिर्फ एक लेवल होता है गवर्नमेंट का, और वो लेवल कौन सा होता है? सेंट्रल लेवल। मतलब कि यहाँ पर सिर्फ एक ही लेवल की गवर्नमेंट होगी और वो वाली गवर्नमेंट होगी जो कि नेशनल लेवल पर होती है, जो कि सेंट्रल लेवल पर होती है। और वो एक गवर्नमेंट के पास सारी पावर्स होंगी, सारी अथॉरिटीज होंगी, उनके पास सुप्रीम पावर होगी देश को चलाने की, डिसीजंस लेने की। तो यहाँ पर पावर को किसी भी प्रकार से, किसी भी तरीके से शेयर नहीं किया जाता है। इसीलिए यहाँ पे सिर्फ एक ही लेवल है गवर्नमेंट का जो कि सबसे पावरफुल है। ऐसा नहीं है कि कुछ देशों में जहाँ पर यूनिटरी गवर्नमेंट है वहां पर और कोई गवर्नमेंट ही नहीं है, मतलब वहां पे रीजनल लेवल पर या स्टेट लेवल पर गवर्नमेंट नहीं है। वहां पर रीजनल और स्टेट लेवल पर गवर्नमेंट्स होंगी, लेकिन उन गवर्नमेंट्स के पास पावर नहीं होंगी, और अगर पावर होगी तो वो डिपेंडेंट होगी सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर, जैसे बेल्जियम में पहले था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पावर को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता है। वहीं पर दूसरी तरफ फेडरल गवर्नमेंट में क्या है? यहाँ पर देयर आर 2 और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। एक फेडरल सिस्टम में, फेडरल गवर्नमेंट में 2 या 2 से ज्यादा लेवल होते हैं गवर्नमेंट के। हमने पिछले लेक्चर में भी पढ़ा था कि एक फेडरेशन में क्या होता है, वहां पे एटलीस्ट 2 लेवल होते हैं गवर्नमेंट के, जिनके बीच में पावर को बांटा जाता है, शेयर किया जाता है। तो इसीलिए किसी भी फेडरल गवर्नमेंट में 2 या 2 से ज्यादा लेवल होंगे गवर्नमेंट के, जैसे कि इंडिया में है। इंडिया में एक सेंट्रल लेवल है, स्टेट लेवल है और फिर लोकल लेवल है। तो यहाँ पर 3 लेवल पर डिवाइड की गई है पावर। इसी तरीके से जो भी फेडरल गवर्नमेंट होती है वहां पे पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, बांटा जाता है 2 या 2 से ज्यादा लेवल्स के बीच में। तो यहाँ पर हमने क्या समझा कि यूनिटरी में एक ही लेवल होगा गवर्नमेंट का और फेडरल में 2 या 2 से ज्यादा लेवल होंगे गवर्नमेंट के। अब इसके बाद बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। यहाँ लिखा है द सब यूनिट्स आर सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब यहाँ पर जो सब यूनिट्स होते हैं वो सबऑर्डिनेट होते हैं टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। सब यूनिट्स का मतलब है जो भी लोकल गवर्नमेंट्स हैं या स्टेट गवर्नमेंट्स है वो। तो यहाँ पर जो भी ये सब यूनिट्स होते हैं ये सबऑर्डिनेट होते हैं, मतलब कि नीचे होते हैं। इनका दर्जा जो होता है वो नीचे होता है सेंट्रल गवर्नमेंट से। तो यहाँ पर ये सभी सब यूनिट्स, ये सभी गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के नीचे होती है, इन सेंट्रल गवर्नमेंट के सबऑर्डिनेट होती है।
क्यों? क्योंकि इनके पास खुद की कोई भी सेपरेट पावर्स नहीं होती है। इनके पास जो भी पावर होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू इन्हें मिली होती है, कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू नहीं। इसी वजह से यहाँ पर ये सबऑर्डिनेट होती हैं, नीचे होती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के। वहीं पर दूसरी तरफ फेडरल गवर्नमेंट में क्या होता है? यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट हैज पावर्स ऑफ इट्स ओन फॉर विच इट्स नॉट आंसरेबल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। यहाँ पर जो स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं या जो लोकल गवर्नमेंट्स भी होती हैं, उन सभी के पास खुद की पावर्स होती हैं और ये पावर्स उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन देती है। इसीलिए इनके पास सेपरेट इंडिपेंडेंट पावर्स होती हैं। और क्योंकि इन स्टेट गवर्नमेंट्स के पास खुद की पावर्स होती हैं, इसीलिए ये सबऑर्डिनेट नहीं होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, और साथ ही साथ इसी वजह से ये आंसरेबल भी नहीं होते हैं टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट को आंसर नहीं देना है कि उन्होंने अपनी पावर्स को कैसे और क्यों एक्सरसाइज किया। वो हक सेंट्रल गवर्नमेंट के पास यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर जो भी स्टेट गवर्नमेंट्स होंगी, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट होंगी, वो आंसरेबल होंगी टू द पीपल। मतलब जो हमारे देश के लोग हैं, जो सिटीजन्स हैं, सिर्फ उनके तरफ इनकी जवाबदारी होगी, एक दूसरे के तरफ नहीं। इसके बाद देखते हैं तीसरा कंपैरिजन का पॉइंट। यहाँ लिखा है द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन पास ऑन ऑर्डर्स टू द प्रोविंशियल और द लोकल गवर्नमेंट। मतलब यूनिटरी गवर्नमेंट में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ऑर्डर्स पास कर सकती है, वो ऑर्डर कर सकती है प्रोविंशियल और लोकल गवर्नमेंट को। मतलब यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि वो अपने से नीचे गवर्नमेंट्स को, मतलब कि सब यूनिट्स को ये ऑर्डर दे सकती हैं, ये बोल सकती है कि आप इस पावर को एक्सरसाइज करिए या आप ये काम करिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, क्योंकि ये सब यूनिट्स, ये सभी लोकल या प्रोविंशियल गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के सबऑर्डिनेट हैं, उनके नीचे हैं, इसीलिए यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट उनको ऑर्डर दे सकती है। वहीं पर दूसरी तरफ फेडरल गवर्नमेंट में ऐसा नहीं है। यहाँ पर द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट ऑर्डर द स्टेट गवर्नमेंट टू डू समथिंग। यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट इंडिपेंडेंट है, इनके पास खुद की पावर्स है। ठीक है, ये किसी भी तरीके से आंसरेबल भी नहीं है, सबऑर्डिनेट भी नहीं है। इसी वजह से यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर नहीं है कि वो स्टेट गवर्नमेंट को ये बताए कि आप ये कीजिए या आप वो कीजिए। नहीं, यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर नहीं दे सकती है स्टेट गवर्नमेंट्स को। इसके बाद बढ़ते हैं अगले डिफरेंस की तरफ। यहाँ लिखा है द कॉन्स्टिट्यूशन इज यूजुअली फ्लेक्सिबल इन नेचर। मतलब यूनिटरी गवर्नमेंट में जो कॉन्स्टिट्यूशन होती है वो आमतौर पर फ्लेक्सिबल होती है, मतलब कि काफी इजीली उसको चेंज किया जा सकता है। अगर यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे, वो सिंगल अथॉरिटी अगर चाहे, तो वो अपने मन मुताबिक कॉन्स्टिट्यूशन को बदल सकती है, मन मुताबिक कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर सकती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल होती है, और वो फ्लेक्सिबल भी इसीलिए होती है क्योंकि ये एक यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, क्योंकि यहाँ पे पावर ही एक के पास है, तो उन्होंने ही डिसाइड किया है कि हाँ, हम जैसे चाहे वैसे कॉन्स्टिट्यूशन को बदल देंगे। अगर हमें आज चाहिए कि हम विड्रॉ कर दे स्टेट गवर्नमेंट की पावर्स को, तो वो कर देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी है, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, फ्लेक्सिबल है। कई यूनिटरी गवर्नमेंट्स में तो कॉन्स्टिट्यूशन होती ही नहीं है। मतलब कई देश जहाँ पे यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को फॉलो किया जाता है, उन देशों में जरूरी नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन हो, लेकिन अगर होती भी है कॉन्स्टिट्यूशन वहां पर, तो यहाँ पर क्या डिफरेंस होता है कि यहाँ पे ये कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल होती है। वहीं पर फेडरल गवर्नमेंट में ऐसा नहीं है। यहाँ पर द कॉन्स्टिट्यूशन इज यूजुअली रिजिड इन नेचर। यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन होती है वो आमतौर पर रिजिड, मतलब काफी कठोर होती है। यहाँ पर आप कॉन्स्टिट्यूशन को इजीली चेंज नहीं कर सकते, इजीली अमेंड नहीं कर सकते। अगर आपको एक फेडरल गवर्नमेंट में, अगर आपको एक ऐसे देश में जहाँ पे फेडरल गवर्नमेंट है, वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन को बदलना है, तो उधर बहुत स्पेशल प्रोविजंस होंगे। वहाँ पे आपको मेजॉरिटी चाहिए होगी, एक पूरा प्रोसेस होगा जिसे आपको फॉलो करना पड़ेगा, और उसे फॉलो करने के बाद ही आप कॉन्स्टिट्यूशन को बदल पाओगे या उसमें कुछ चेंजेस ला पाओगे। वरना ये कॉन्स्टिट्यूशन बहुत रिजिड होता है नेचर में। यहाँ पर आप कॉन्स्टिट्यूशन को उतना इजीली अमेंड नहीं कर सकते हैं अपने मन मुताबिक। इसीलिए ये डिफरेंस है सबसे इंपॉर्टेंट कंपैरिजन में यूनिटरी और फेडरल के बीच में, कि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन को बदला जा सकता है, लेकिन यहाँ पर ये काम बहुत ज्यादा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पावर्स को शेयर किया गया है, यहाँ पर सबके पास इक्वल पावर्स है। तो इसीलिए कोई एक इंसान डिसाइड नहीं कर सकता या कोई एक गवर्नमेंट डिसाइड नहीं कर सकती कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविजंस होंगे या किन प्रोविजंस को हम बदल सकते हैं। ये यूनानिमस होगा, कोई एक इंसान इसका डिसीजन नहीं ले सकता। अब इसके बाद देख लेते हैं दोनों के एग्जाम्पल्स।
अगर हम बात करें यूनिटरी गवर्नमेंट के, तो दो देशों के हम एग्जाम्पल यहाँ पे कोट करेंगे जहां पे यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। सबसे पहले है ब्रिटेन और उसके बाद है फ्रांस। ब्रिटेन और फ्रांस दोनों ही देशों में यूनिटरी गवर्नमेंट है, वहां पे यूनिटरी फॉर्म ऑफ सिस्टम को फॉलो किया जाता है। वहीं पर अगर हम बात करें फेडरल गवर्नमेंट की, तो दो देशों का एग्जाम्पल यहाँ पर है। सबसे पहले यूएसए और उसके बाद इंडिया। यूएसए और इंडिया ये दो देश है जहां पर फेडरल गवर्नमेंट है, जहां पर फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम को फॉलो किया जाता है। तो इस डिफरेंस में हमें क्या समझ में आया? हमें ये समझ में आया कि यूनिटरी गवर्नमेंट में एक ही लेवल होता है गवर्नमेंट का। यहाँ पर जो सब यूनिट्स होते हैं वो सबऑर्डिनेट होते हैं टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। इसके बाद यहाँ पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ऑर्डर पास कर सकती है लोकल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट के ऊपर, और साथ ही साथ यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन होती है वो काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल होती है। वहीं पर दूसरी तरफ जो फेडरल गवर्नमेंट है, यहाँ पर दो या दो से ज्यादा लेवल होते हैं गवर्नमेंट के, मतलब यहाँ पे पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। उसके बाद यहाँ पे जो भी स्टेट गवर्नमेंट होती हैं उनके पास खुद की पावर्स होती हैं, इसीलिए ये आंसरेबल भी नहीं होते हैं टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, ये सिर्फ लोगों के प्रति आंसरेबल होते हैं। इसके बाद यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर नहीं दे सकती है स्टेट गवर्नमेंट को, और एक फेडरल गवर्नमेंट में कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज्यादा रिजिड होती है, काफी ज्यादा कठोर होती है। इसी के साथ हमारा ये कंपैरिजन यहीं पर खत्म होता है। अब आप सभी के बुक में एक वर्ल्ड का मैप दिया गया है और उस मैप में हाईलाइट किया गया है उन कंट्रीज को जहां पर फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम को फॉलो किया जाता है। तो एक बार हम उस मैप को भी देख लेते हैं। यहाँ पर ये वर्ल्ड मैप है। यहाँ पर जो भी कंट्रीज को रेड हाईलाइट किया गया है वो सभी कंट्रीज में फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम है, मतलब इन सभी देशों में फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम को, फेडरल स्ट्रक्चर को फॉलो किया जाता है। जैसे कि इंडिया हो गया, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, रशिया, बेल्जियम, ब्राजील, कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इन सभी देशों में फेडरल स्ट्रक्चर है। टोटल 25 कंट्रीज हैं आउट ऑफ 193 कंट्रीज जहां पर फेडरल स्ट्रक्चर फॉलो किया जाता है। मतलब सिर्फ 25 देश हैं हमारे पूरे वर्ल्ड में जहां पर फेडरल स्ट्रक्चर है, जहां पर फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम है। हालांकि ये 25 कंट्रीज बहुत कम है, ये नंबर बहुत कम है, लेकिन यहाँ की पॉपुलेशन अगर हम टोटल देखें तो 40% पॉपुलेशन है ये वर्ल्ड की पॉपुलेशन में। मतलब पूरे वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है उसमें से 40% पॉपुलेशन जो है वो इन्हीं 25 कंट्रीज की है। इसीलिए ये 25 कंट्रीज बहुत ज्यादा जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। और ऐसा इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे जो भी आप देश देख रहे हैं वो साइज में भी बड़े हैं और इनकी आबादी भी ज्यादा है। जैसे कि इंडिया है या यूएसए है, यहाँ की आबादी ज्यादा है, ये कंट्रीज बहुत बड़ी हैं और इसी कारण से यहाँ पे फेडरल स्ट्रक्चर को फॉलो भी किया गया है, क्योंकि इतने डिविजन्स हैं रीजन वाइज कि फेडरल स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है। तो ये थी वो कंट्रीज जहाँ पे फेडरल सिस्टम को फॉलो किया जाता है। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक जहाँ पे हमें कंपेयर करना था यूनिटरी और फेडरल गवर्नमेंट को, वो खत्म होता है। तो हमारा ये टॉपिक जिसका नाम था यूनिटरी वर्सेस फेडरल गवर्नमेंट फिनिश हो जाता है। तो आज के इस लेक्चर में हमने समझा कि बेल्जियम और श्रीलंका में किस तरीके की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी। उसके बाद हमने ये समझा कि यूनिटरी और फेडरल गवर्नमेंट में क्या फर्क है। आज के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा और अच्छे से समझ भी आया होगा। अब मैं मिलूंगी आपसे अगले लेक्चर में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू।